गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। ओके, चलिए दीपक, आपने बीटेक किया है किस ट्रेड में? मेटलर्जी में सर। मेटलर्जी में 2016 में किया है बीटेक, और एमटेक आपने कर लिया है 2017 में? यस सर। एमटेक भी आईआईटी खड़गपुर से किया है? यस सर। तो फिर आगे जाने का इरादा नहीं किया आपने? मतलब पढ़ाने, आजकल तो बहुत डिमांड है। यस सर, बट मेरा इंटरेस्ट सिविल सर्विस में था सर, तो फिर मैं सिविल सर्विस का प्रिपेयर करने लगा पोस्ट ग्रेजुएशन का। अच्छा, इंटरेस्ट था इसलिए इधर चले गए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये आज हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने आईएनएस अरिहंत, ये फ्रिगेट वारशिप है, आईएनएस मैं नाम भूल रहा हूँ, उसको लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट 17A कहलाता है। क्या है ये प्रोजेक्ट? फ्रिगेट वारशिप क्या होती है? फ्रिगेट वारशिप, हाँ, सर आई हैव टू सी। अच्छा, हमारे जो जब ये उद्घाटन कर रहे थे तो उस उद्घाटन में उन्होंने कहा कि सेनाओं के एकीकरण में समस्या पैदा हो रही है। ये सेनाओं का एकीकरण का क्या प्रोजेक्ट है? सर, सेनाओं का एकीकरण का जो प्रोजेक्ट है वो एक जो हमारे जल सेना, थल सेना और वायु सेना है, उनमें एक कोऑर्डिनेशन की बात है कि जब कहीं भी ऑपरेशन होती है तो ये तीनों एक कोऑर्डिनेटेड मैनर। कोऑर्डिनेशन की बात है या तीनों को मिला देने की बात? नहीं सर, एक कोऑर्डिनेशन की बात है। तीनों अपने अपने एरियाज में स्पेसिफिकेशन है, उनका अपने अपने एरियाज में एक्सपर्टीज़ है। तो जहाँ भी कहीं पे ऑपरेशन होता है तो तीनों अपने अपने एरियाज में किस तरह से कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर सके, उस एकीकरण की बात है सर। अच्छा, अभी चीन के साथ हमारा तनाव चल रहा है जी सर। हमारी आर्मी को सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार ने अभी क्या क्या स्टेप उठाए हैं? 2-3 पॉइंट बता सकते हैं? सर, एक तो रफाल को इंक्लूड किया गया है एयरफोर्स में, एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पोस्ट अभी ऑपरेशन में लाया गया। ये तो पहले हम मुझे लगता है कि आ चुका था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, शामिल कर लेते हैं उससे। और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है सर। ये गोला बारूद, पहले भी एक आर्मी चीफ का उनका बयान आया था कि गोला बारूद भारत के पास बड़ा कम है या स्टॉक कम है। कुछ इसमें भी वृद्धि की गई है क्या? आर्मी कितना दिन का गोला, अगर युद्ध हो जाए तो कितना दिन का स्टॉक रखती है कि अचानक युद्ध हो जाए तो मतलब स्टॉक रखती होगी ना कुछ दिनों के लिए? जी सर, वो 30 डेज का रहता है। 30 डेज का है? मिनिमम 30 डेज। आइडिया है आपको? आई रेड समवेयर। ओके, मुझे लगता था कि पहले 10 दिन का था, जिसे बढ़ाकर अब हमारी नई सरकार ने अभी तनाव के मद्देनजर 15 दिन का किया है। ओके, चलिए, आप एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। अभी NFHS 5 के आंकड़े आए हैं। जी सर। कहा जा रहा है कि 15-16% लोग अभी भी दारू पी रहे हैं, लगभग 15.5%। मतलब जमीन पे शराबबंदी विफल है सर। पूरी तरह से विफल नहीं है, बट पूरी तरह से जैसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए था उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं। इसमें मतलब मुझे लगता है कि अन्य राज्यों का, पड़ोसी राज्यों का सहयोग भी एक बड़ा मुद्दा है। यस सर। बॉर्डर्स पे दुकान खुल गई एकदम, बिल्कुल एकदम सीमा से निकलते ही एकदम दुकानें। और अदर राज्यों से सर शराब भी आ रहे हैं, ट्रक में या अदर पिकअप्स में, ऐसे वाहनों में शराब आते हैं अदर राज्यों से, जहाँ पे नदी बॉर्डर बनाती है, जैसे बक्सर जैसे डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे यूपी और उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में गंगा नदी बॉर्डर बनाती है, तो नदी के थ्रू उधर से शराब आ जाती है। स्मगलिंग मतलब तस्करी एक बड़ी समस्या है ना शराबबंदी को विफल बनाने में। तो एक मतलब क्या इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स क्या है? मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स इस रूप में देखें कि अगर एक राज्य सरकार जैसे बिहार सरकार की सद इच्छा है कि वो शराबबंदी लागू करे, और भारत
एक जैसा विशाल देश है और जिस तरह का हमारा टेरिटोरियल सिस्टम है, स्टेट्स के बीच का जो रिलेशन है, वो किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है इसको असफल बनाने में? सर स्टेट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो कोऑर्डिनेशन मिसिंग है। जो बिहार के अपने जो नागढ़ स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश हैं, झारखंड है, तो इन सब के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है और इसकी वजह से उधर से बिना किसी अवरोध के शराब आ जाती है और फिर वो हमारे राज्य में बहुत अंदर जगह रहती है। आपको नहीं लगता है कि जैसे देशों के बीच में जैसे हमारा देश भारत है और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध मधुर होते हैं तो समस्याएं कम होती हैं, और जब मधुरता कम होती है तो विवाद बढ़ जाते हैं। कुछ बिहार राज्य के साथ भी ऐसा है क्या? सर ऐसा इम्पैक्ट तो होता ही है। एक स्टेट्स के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन के लिए इंटर स्टेट काउंसिल जैसे बॉडीज बनाई गई थी, जोनल काउंसिल भी हैं स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, लेकिन इनका फंक्शनिंग बहुत अप टू द मार्क नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो राज्य सरकार के जो प्रावधान हैं, जो लॉज हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं अच्छे से। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि राज्यों के बीच में जो आपसी एकता है वो कमजोर पड़ी है, इसी का लाभ उठाया जा रहा है केंद्र के द्वारा, क्योंकि हमारा संविधान में भी झुकाव जो है वो संघ की ओर रहा है। और हाल में कोरोना महामारी आई है तो केंद्र सरकार ने अभी हाल में कई कानून ऐसे लाए हैं जो राज्य का विषय कहे जाते हैं। है ना, जैसे अभी कृषि कानून, जैसे एक मेजर जो कृषि कानून बिलों अभी कृषि कानून लाए गए, सुधार किए गए हैं। कृषि तो राज्य का विषय है लेकिन केंद्र ने संशोधन कर दिया और वो भी बिना किसी विशेष चर्चा के। तो ऐसा लग रहा है ना कि राज्यों की शक्तियां धीरे धीरे संकुचित हो रही हैं। सर राज्यों की शक्तियां इसमें इसके कुछ पॉलिटिकल एंगल्स भी मुझे लगते हैं कि वो स्टेट जहाँ पे सेंटर में जो पार्टी रूल कर रही है, अगर सेम पार्टी स्टेट में रूल करती है तो वो स्टेट जनरली या वहाँ की सरकार सेंटर का जो भी लॉ जैसे फार्म एक्ट लॉज हैं, ऐसे लॉज को अपोज नहीं करती है। जहाँ पे अपोजिशन रूलिंग में है लाइक वेस्ट बंगाल या फिर पंजाब है, तो जहाँ पे अदर देन सेंट्रल पार्टी को छोड़ के जो पार्टी रूलिंग में है तो फिर वो सेंटर के ऐसे मूव पे आवाज़ उठाती है, क्वेश्चन करती है। तो ज़्यादातर जो स्टेट में जो यूनिटी नहीं है वो पॉलिटिकल की वजह, पॉलिटिकल एंगल ज़्यादा है। जो पार्टी सेंटर और स्टेट में सेम रूल कर रही है तो वो सेंटर के साथ सिंपली ओके कर जाती है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्टेट में जो दोनों जगह एक ही सरकार है तो मतलब हाई कमांड सिस्टम जहाँ काम कर रहा है, जी सर, यानी सेंटर से आ गया, हमारे सीएम को आदेश आ गया, अपना सीएम शांत बैठ गया। यस, सम काइंड। चलिए अच्छी बात है। अच्छा, अभी आपने देखा होगा अखबार में बहुत चर्चा में आया है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला हो गया और उसके बाद गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी, फिर उसमें और बैठक आहूत की जिसमें मुख्य सचिव और डीजीपी को बुलाया गया, वो लोग नहीं गए। उसके बाद केंद्र ने कुछ एक्शन लिया। आपको क्या लगता है, राज्यपाल का भी बयान आया, आपको क्या लगता है कि वहाँ संवैधानिक मशीनरी फेल कर गई है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए? सर हमला हुआ है और ऐसे कोई भी वायलेंट अटैक तो ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में, ऐसी चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों पे सर राष्ट्रपति शासन लगा देना इतनी छोटी सी इन चीज़ों के लिए सर कोई थोड़ा बड़ा स्टेप्स लगता है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन लिया जाना चाहिए। इसके लिए पूरे स्टेट के जो गवर्नमेंट है उसको डिरेल कर देना वो सर ठीक नहीं। अच्छा, राज्यपाल का बयान आया कि आग से मत खेलिए, ये बयान आपको किस तरह का मतलब कितना उचित लगता है? सर राज्यपाल का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है स्टेट में और उनको उनसे पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की अपेक्षा की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन भी ऐसे ही है कि वो पॉलिटिकल न्यूट्रल रहेंगे, परंतु अभी हाल में जिस तरह से चीज़ें चल रही है उससे ऐसा सर प्रतीत नहीं होता है कि वो पूरी तरह से अपनी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर पा रहे हैं। कुछ हद तक ऑफकोर्स पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी उनकी रहती है,
बट बहुत सारे स्टेट्स में देखने को मिलता है कि राज्यपाल के जो एक्शन थे सुप्रीम कोर्ट उसको बाद में फिर अंडू करता है। तो ऐसे बयान राज्यपाल का सर बहुत इनकरेजिंग नहीं है डेमोक्रेसी में। उन्हें पॉलिटिकल न्यूट्रल ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा लगा आपसे सुन के। इसी संबंध में थोड़ा और बात करेंगे, क्योंकि आप एक्साइज इंस्पेक्टर हैं। ये नई सरकार जब आई है और सरकार के पास भी रिपोर्ट पहुंची है, एनएफएचएस के आंकड़े भी उसने देखे होंगे, तो सरकार ने क्या कुछ स्टेप उठाए हैं शराबबंदी को और सख्त करने के लिए? यस सर, क्या स्टेप उठाए हैं? नई सरकार अभी पटना का सेंट्रल टीम एक गठित किया गया है जो हर राज्य में हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और वहाँ के जो लोकल थाने हैं और एक्साइज डिपार्टमेंट है उनके साथ मिलके रेड कर रहे हैं। जहाँ भी ज़्यादा मात्रा में शराब मिल रहे हैं तो वहाँ के थानाध्यक्ष को, जो उस एरिया के थानाध्यक्ष हैं, उनको निलंबित किया जा रहा है। अभी हाल में ही कंकड़बाग के थानाध्यक्ष निलंबित हो गए। मुजफ्फरपुर का भी एक कोई थाना, आई नॉट रिमेंबर, वो थानाध्यक्ष निलंबित हुए हैं। और साथ में एक्साइज के भी जो अधिकारी के वर्किंग में गैप दिख रहा है उन्हें भी निलंबित किया जा रहा है। और ये कार्रवाई कंटिन्यूअस डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट चल रही है। आज समस्तीपुर में था, पटना में भी होने वाली है, हुआ भी है पिछले। तो अभी जो सरकार आई है वो नई सरकार शराब की नीतियों को लेकर काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि चूँकि बॉर्डर सील नहीं हो पाते हैं, तस्करी एक बड़ी समस्या है, तो ऐसे में थाना का तो बॉर्डर और भी सील नहीं है कहीं से भी, या जिला का बॉर्डर और भी सील नहीं है, तो अगर आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थानेदार या एक्साइज इंस्पेक्टर या एसपी पर जब तय की जा रही है तो किस हद तक आप इसे उचित मानते हैं? सर, एसपी पे तो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी देना थोड़ा सा ज़्यादा है। जो लोकल लेवल पे थाना का एरिया में है, हर जगह ग्रिप होता है, उन्हें बहुत सारे उनका लोकल इंटेलिजेंस होता है, या एक्साइज के भी जो ऑफिसर हैं उनका भी लोकल लेवल पे इंटेलिजेंस होता है। तो अगर पूरी तरह से चाल है तो ठीक है सर। अगर बॉर्डर सील नहीं है, बॉर्डर से आ भी जाती है तो भी उसे बहुत हद तक चेक किया जा सकता है, आने के बाद उसे पकड़ लिया जाएगा। या जो हॉट स्पॉट होते हैं जहाँ से बहुत प्रोबेबल होता है कि हाँ यहाँ से दारू आती है, तो वैसे एरिया को कवर करना, लोकल इंटेलिजेंस के मामले से पता लगाना कि अगर कहीं पे आ रही है तो उसको त्वरित एक्शन करके उसको पकड़ना। बहुत अच्छी बात कही आपने। एनएफएचएस 5 के जो आंकड़े आए हैं उसमें कुछ बिहार के लिए सकारात्मक भी है क्या? सर, इससे डोमेस्टिक वायलेंस के मामले को कम होते हुए दिखाया गया है। जी सर। और वीमेन का बैंक अकाउंट काफ़ी बढ़ गया है, 76% के आसपास हो गया है सर। तो ये 76% महिलाएं के पास बैंक अकाउंट है सर। जी सर। अच्छा, ये काफ़ी इंक्रीजिंग। अच्छा, और भी कुछ है इसमें सकारात्मक? एक और महिलाओं का बैंक अकाउंट बढ़ गया है। मोबाइल फोन भी सर दिखाया जा रहा है कि 55 या 56%। चलिए, अच्छी बात आपने कही। लेकिन लैंड होल्डिंग घट गई है महिलाओं की, 55% के आसपास थी, वो 53% के आसपास आ गई है। क्या वजह आपको लगती है कि महिलाओं की ताकत जो है, वो वास्तविक ताकत जो है वो थोड़ी सिकुड़ी है? सर, पॉपुलेशन काफ़ी होने की वजह से और डे टू डे पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से बाइफर्केशन ऑफ लैंड हो रहा है। लैंड तो होते ही है बट पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो ओवरऑल भी जो इंडिविजुअल होल्डिंग्स हैं सर वो घट रहे हैं। नहीं, दीपक, प्रश्न आपने नहीं समझा। एनएफएचएस 4 जो आया था उसकी तुलना में एनएफएचएस 5 जो उसमें वुमेन की प्रॉपर्टी होल्डिंग कम हो गई, ठीक है, वो 3% की गिरावट दिखाई पड़ी। इस गिरावट के मूल रीजन क्या है? और थोड़ा सा इस मसले पर चर्चा को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे कि एनएफएचएस 4 का जिस समय ये आंकड़ा आया था उस समय ये बताया गया था कि इंडिया में मतलब लैंड होल्डिंग के मामले में, प्रॉपर्टी ओनरशिप के मामले में बिहार की महिलाएं सबसे आगे है।
तो क्यों बिहार की महिलाएं सबसे आगे थीं और क्यों बिहार की महिलाएं अब पिछड़ रही? इसके पीछे क्या रीजन? सर, विमेन एम्पावरमेंट पे गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया था और अभी भी काम कर रहे हैं, और पिछले 10-15 साल में भी विमेन एम्पावरमेंट पे ये तो अच्छी चीज होनी चाहिए, ये तो बढ़ना चाहिए। 5 वर्षों के दौरान जी सर उसमें वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन वृद्धि होने की बजाय उसमें कमी आ रही है। सर, कमी की वजह मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ वो इंक्रीज, मतलब पॉपुलेशन में इंक्रीज होने की वजह से लैंड, और दूसरा ये भी रीज़न है कि सर बहुत जगह, मतलब हिंदू समाज में खास कर, जो शादी के बाद जो वीमेन होती है वो अपने चलिए कोई बात नहीं, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हम लोग थोड़ा अच्छा ये थोड़ा सा मुझे लगता है पहली बार NFHS जो सर्वे है उसमें इस प्राइमरी एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा को जोड़ा गया, मतलब 5 साल की उम्र तक। उसमें पाया गया कि जो लड़कियां हैं 5 साल की उम्र तक उनकी मतलब वो 11%, मात्र 10-11% लड़कियां ही स्कूल जा रही हैं, जबकि लड़कों की संख्या काफ़ी अधिक है उसके मुकाबले। अभी भी आपको लगता है कि बिहार में जो है वो आंगनवाड़ी केंद्र या दूसरे माध्यमों से जो बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए उसमें लैंगिक भेदभाव अभी भी व्यापक है? कोई और चीज़ भी दिखाता है इस आंकड़े को पुष्ट करने के लिए कि लैंगिक भेदभाव अभी भी बिहार में कायम है? सर, हाउस होल्ड पे जो लोअर स्टेटा की जो सोसाइटी है और जो हाउस होल्ड लेवल पे है, तो वहाँ पे लड़कियों को हाउस होल्ड के कामों में ज़्यादा लगा दिया जाता है कि थोड़ा सा ये कर लीजिए, या ये पानी लाना, या छोटे छोटे जो काम है तो उनमें ज़्यादा लगा दिया जाता है। और इंसेंटिव भी उतना, मिडिल स्कूल वगैरह में उनको साइकिल मिल जाता है या स्कॉलरशिप मिल जाता है, ये सब तो वहाँ पे इंसेंटिव ज़्यादा होता है तो लड़कियाँ ज़्यादा एनरोल होती है। बट आंगनवाड़ी और इन सब लेवल पे लड़कियों को स्पेसिफिक होता है, इंसेंटिव नहीं होता है स्पेसिफिक, तो वहाँ पे उनका इनरोलमेंट उतना ज़्यादा नहीं दिखता है। और फिर उस लोअर एज में छोटे छोटे घर के हाउस होल्ड काम में ज़्यादा लगाया जाता है। और ये भी नहीं कि हाँ लोअर एज है तो लोगों का ये भी मेंटेलिटी होती है कि इतनी छोटी उम्र में लड़कियों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो उसकी वजह से भी सर उनका इनरोलमेंट कम होता है। चलिए, अच्छी बातें आपने कही। आप चूँकि अभी काम भी कर रहे हैं और थोड़ा बहुत आपने नज़दीक से देखा भी होगा SDM कैसे काम करते हैं। SDM अगर आपको बना दिया जाता है किसी अनुमंडल का, तो आप पहले क्या 5 काम करेंगे? सर, हमारे अनुमंडल में जो भी स्कूल्स होंगे, खासकर प्राइमरी और मिडिल और हाई स्कूल, उनका मैं पीरियोडिक सर्वे, उनको पहले एक मीटिंग बुलाऊंगा, सारे स्कूल्स में क्या हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हाल है, स्टडी कैसी चल रही है। नेक्स्ट उसका सर फिर जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं, उनका जायज़ा लूँगा। फिर सारे थानाध्यक्ष और वहाँ के एक्साइज ऑफिसर जो भी हैं उनका मीटिंग रख के दारू पे क्या चल रहा है, कितना तक वो प्रभावी है, क्यों प्रभावी नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता भी है, तो उसे प्रभावी ढंग से लागू करने का कोशिश करूँगा पूरी तरह से। वीमेन की जो भी मैं नोट डाउन करूँगा कि कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, कौन कौन से स्पॉट्स हैं जहाँ पे वीमेन हरासमेंट फेस की है पास्ट में या चांसेस हैं, तो वैसे जगह पे सिक्योरिटी अच्छा करने के लिए मैं स्टेप्स लूँगा। ऐसा चलिए, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री ने कल विधि व्यवस्था की समीक्षा की है जी, उसमें DM और SDM के लिए क्या संदेश दिया है? एग्जैक्टली वैसे देखना पड़ेगा। क्या मतलब ये एक्साइज जो अधिनियम है बिहार में, मद्य निषेध अधिनियम लागू है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के द्वारा जो कोई भी ड्रग्स हैं उसको नियंत्रित करता है। इसके लिए NCB एक संस्था है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। अभी NCB बहुत चर्चा में रही, क्यों? क्योंकि मीडिया के द्वारा जब न्यूज़ उछाला गया तब जाके वो एक्शन ली। तो क्या उसको खुद एक्शन नहीं लेना चाहिए था? उसको मीडिया के रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी कि मीडिया जब किसी मामला को खूब ज़्यादा उछालेगा तब हम उसके इंफॉर्मेशन से हम जांच पड़ताल करेंगे या किसी को पकड़ेंगे।
सर मीडिया सर जब कोई न्यूज़ उछाल देती है थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने लग जाता है, और उसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन उससे जुड़े हुए हैं उनको ओवर स्टेप्स, थोड़ा इंथुजियास्टिक होकर स्टेप्स लेना पड़ता है। ऑन दी अदर हैंड सर एनसीबी ड्रग्स को कंट्रोल करना, और जो ड्रग्स मतलब जो पब्लिक यूज़ के लिए बैन है उस पर जनरल भी काम करती रहती है। जब मीडिया नहीं उछालती है तो भी बिहार में भी वो काम करती है, और हर जगह वो काम करती रहती है। मुंबई वाले रिया चक्रवर्ती उन सब केस से एनसीबी का काम मीडिया में ज़्यादा आया है, और उन्होंने वहाँ पे थोड़ा बढ़ चढ़ के काम भी किया है सर। बढ़ चढ़ के काम किया है, या मीडिया के द्वारा जो हंगामा फैलाया गया उसके बाद वो खाना पूर्ति करने के लिए कूद गई थी बीच में? सर खाना पूर्ति मुझे नहीं लगता है, वो जनरली भी काम करती रहती है क्योंकि बहुत डेडली ड्रग्स। अच्छा, बिहार में कुछ ऐसी संस्था बनाई गई है एनसीबी की तरह मद्य निषेध को रोकने के लिए? सर मद्य निषेध को रोकने के लिए एक संस्था है, आईजी प्रोहिबिशन के अंडर एक बनाया गया है पूरे बिहार का प्रोहिबिशन टीम, जो हर जगह रेड करके जो भी नारकोटिक्स हैं या फिर जो भी लीकर हैं। अच्छा, दोनों में आप क्या अंतर देखते हैं, जो नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट में जी और बिहार का जो मद्य निषेध अधिनियम है, तो वहाँ पर देखिए कि वहाँ पर जो उसके जो कंज्यूमर है, जो उसको विक्टिम भी माना जाता है, केवल क्रिमिनलाइज नहीं किया जाता, उसको विक्टिम भी माना जाता है, और उनके रिफॉर्म के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए भी उसमें प्रावधान किया गया है। ऐसा कि इसमें क्यों नहीं किया गया? ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट उनको केवल क्रिमिनल ही मानती है, विक्टिम नहीं मानती है? सर जो ड्रग्स के जो मतलब एडिक्ट होते हैं वो बहुत हैवली एडिक्ट होते हैं, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उनका प्रॉपर केयरिंग और इस टाइप की चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ज़्यादातर ड्रग्स एडिक्टिव होते हैं, बीट कोकीन है या हेरोइन है या जो भी, ये काफ़ी एडिक्टिव होती है, और अगर इनको डोज ना दिया जाए तो फिर उनमें सिम्टम्स आने लगते हैं, मरने लगते हैं, और बहुत अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो इसलिए वहाँ पे रिहेबिलिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड सर जब हम लीगर की बात करते हैं तो इसमें उस तरह का बहुत हैवी एडिक्शन बहुत कम लोगों को होता है, और इसमें वैसे कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आते हैं। सिंपली अगर लोग छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, और उनको अगर पकड़ के सिंपली अगर जैसे कि अगर कोकीन का कोई एडिक्ट है और उसे मैं सिंपली जेल में बंद कर दूँ तो वो हो सकता है मर जाए, अजीब अजीब कॉम्प्लिकेशन आएंगे, बट लीकर के केस में ऐसा नहीं होता है सर। तो इसलिए यहाँ पे अच्छा, मतलब इसके कारण जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू की लॉस हुई है, एक बहुत बड़े पैमाने पर रेवेन्यू की लॉस हुई है, उस लॉस को क्षतिपूर्ति करने के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे? सर इस लॉस की लीगर बैन से जो लॉस हुई है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हेल्थ सेक्टर, लीगर बैन से बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी थी, लोग बहुत रेवेन्यू की लॉस, वो तो सोशल लॉस कम नहीं कर, गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आ रही थी उस लॉस, बहुत बड़ा रेवेन्यू का जो अर्न हो रहा था वो रेवेन्यू रुक गया, तो उस रेवेन्यू की क्षतिपूर्ति, इसके कारण क्या होगी, सोशल जो स्ट्रक्चर पर वो खर्च करता है वो खर्च में कमी आई है, जो आपको दिख रहा है कि हेल्थ सेक्टर में भी बहुत कम खर्च हो रहा है, यहाँ पर एजुकेशन में भी उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था। तो उस लॉस को कैसे भरपाई करेंगे, इसके लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे? कौन कौन सी चीज़ को यहाँ बढ़ावा, मैं आसान रहता हूँ क्वेश्चन को, कौन कौन से रेवेन्यू के सोर्स को और बढ़ाया जाए बिहार सरकार के द्वारा? सर टूरिज्म को बढ़ाया जाए तो। अच्छा, टूरिज्म को जब हम बढ़ाएंगे तो टूरिज्म में एक बहुत बड़ा फैक्टर लीकर हुआ करता था सर, लीकर और उसके कारण टूरिज्म इफेक्ट टूरिज्म पर इफेक्ट पड़ा, और ये प्रश्न विशेषकर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में इंटरनेशनल टूरिज्म के जो है ग्रेटर स्कोप है, रिलीजियस टूरिज्म के भी, और रिलीजियस टूरिज्म के साथ साथ हिस्टोरिकल टूरिज्म के, और उसमें लिक्वर बैन एक मेजर हर्डल के रूप में सामने आ रहा है। सर रिलीजियस टूरिज्म के लिए तो लिक्वर बैन बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल नहीं है, बट इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। तो नहीं, उसी इंटरनेशनल टूरिज्म के कंटेक्स्ट में ही रिलीजियस और हिस्टोरिकल टूरिज्म की बात में कर रहा, डोमेस्टिक टूरिज्म के कंटेक्स्ट में उतनी बात में नहीं कर रहा। तो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हम बढ़ावा दे सकते हैं। देखिए, फूड और मेडिकल में जब भी हम देंगे तो जीएसटी लगेगा। लीकर जो था वो स्टेट गवर्नमेंट के फंड में सीधे आने वाली थी, जीएसटी उसमें जीएसटी से जो अलग था वो सीधे स्टेट रेवेन्यू का लॉस हुआ है ना। तो जो भी आप बतला रहे हो तो जीएसटी वाला स्टेट का बदला है कि स्टेट में क्या आप कर सकते हैं।
ओके सर, ठीक है सर। हाँ, पेपर वगैरह पढ़ते हो? पेपर, न्यूज पेपर कौन सा? हिंदू। कौन एडिटर है हिंदू के? सर ये सुरेश सर, मिस्टर सुरेश करके कोई है, नॉट एग्जैक्टली नो बट सुरेश समथिंग। अच्छा, आज का पेपर पढ़ा है? यस सर। क्या 5 मेजर न्यूज बताइए सर। ये तो एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था, ठीक है। और उसका एक फार्मर का था सर। अच्छा, फिर ये कोरोना वायरस का दिल्ली में था। चलिए कोरोना पर यूएसए में जो वायलेंस हो गया है वो था सर। अच्छा, क्या वायलेंस हुआ है? सर जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर हैं वो कुछ आर्म्स लेके उसका सपोर्ट कर रहे थे, और उसमें कुछ लोगों को चाकू मार दिया गया है, एक शॉट भी कर दिया गया। अच्छा, एक चीज बताओ, मतलब ये पोस्टल बैलेट बड़ी समस्या को जन्म दे रहा है। यूएस में भी देखो पोस्टल बैलेट ने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा, बिहार में भी पोस्टल बैलेट को लेकर के समस्या आई। जी सर। नहीं, यस सर। नहीं लग रहा दोनों समस्याएं मिलती जुलती हैं? सर पोस्टल बैलेट में नया इम्प्लीमेंट हो रहा है, और इसमें जो लेवल की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी वो सर नहीं दिख रहा है, और इसकी वजह से उस पर कई क्वेश्चंस खड़े किए जा रहे हैं। उसमें क्या वहाँ क्या समस्या है पोस्टल बैलेट को लेकर के यूएस में? सर एग्जैक्ट समस्या देखना पड़ेगा। अच्छा, एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, आपने देखा नहीं है। अच्छा, और अभी आज देख रहा था बिल गेट्स का स्टेटमेंट था कि अगले 4-5 महीने के दौरान जो है कोरोना के संदर्भ में स्थिति बिगड़ सकती है और कैजुअलिटी रेशियो तेजी से बढ़ेंगे। क्या आपका कहना है, आपका टिप क्या है उनके इस कमेंट पर? सर कोरोना का सेकेंड वेव आने के चांसेस काफ़ी हैं, क्योंकि जब भी कोई महामारी इस तरह का पेंडेमिक आते हैं तो वो कई वेव्स में, जनरल 3 वेव्स में देखा जाता है। तो ऐसा कि फर्स्ट वेव ऑलरेडी पास कर चुका है, सेकेंड वेव आएंगे, और ऐसा देखा गया है कि जो सेकेंड वेव होते हैं वो जनरली फर्स्ट वेव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उसमें ये उम्मीद की जाती है कि बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होंगी। महाराष्ट्र के सीएम ने भी ऐसा बोले थे कि जो सेकेंड वेव है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा, तो कैजुअलिटी बढ़ने के चांसेस हैं सर। अच्छा, ये माना जा रहा है कि इसके पीछे मार्केट काम कर रहा है। बिल गेट्स की जो ये टिप्पणी है उसके पीछे मार्केट काम कर रहा है, ये बात मुझे नहीं समझ में आई। सर अगर इस पे मैं अपना आइडियाज दूँ तो अभी कोविड के वैक्सीन्स अवेलेबल हो गए हैं, मतलब पूरी तरह से अवेलेबल नहीं हुए हैं बट अवेलेबल हो गए हैं। तो अगर लोगों में एक साइकोलॉजिकल फियर, उनका उनसे क्या संबंध है? बिल गेट्स से क्या संबंध है कोविड वैक्सीन का? कहाँ कोविड वैक्सीन, कहाँ बिल गेट्स? उनका सर डायरेक्टली संबंध नहीं होगा, बट जो भी कैपिटलिस्ट डायरेक्टली संबंध वैक्सीन से सर श्योर है आपकी डायरेक्टली संबंध है या नहीं है, या आप गेस कर रहे हैं? सर बिल गेट्स का वैक्सीन के बारे में सर मैं कहीं नहीं पढ़ा। रेमडेसिविर के बारे में सुना है सर? रेमडेसिविर के बारे में सुना है? जी सुना। क्या है? जस्ट लिसन। चलिए दीपक, आपसे मिलकर के काफी अच्छा लगा। जस्ट वेट करिए। थैंक यू सर।